हेलो स्टूडेंट। तो हम आपके पास शुरुआत कर रहे हैं आज से 11th का जो पांचवा चैप्टर आपके पास है एनसीईआरटी बुक में, वो है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, यानी सम्मिश्र संख्याएँ क्या होती हैं। तो देखो आपके पास हमने संख्याएँ अभी तक जो पढ़ी आपके पास, उसमें हमने देखा जो सेट ऑफ रियल नंबर है आर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये आपके पास जो है, इसमें आपके पास सभी जितने भी रैशनल इरेशनल यानी पर में अपर में जितनी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी इस आर में आती हैं। यानी अब तक हमने जो भी पढ़ा है उन सब के लिए ये अभी तक की संख्याओं के केस में यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट था। तो अब आपके पास जब हम सम्मिश्र संख्याओं को पढ़ लेंगे तो वो अब जो सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होगा ना, वो जाके आपके पास क्या बनेगा, सम्मिश्र संख्याएं जो का जो समुच्चय होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट होने वाला है। मतलब अभी तक हमने केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है, पर यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो कि हम कहते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। तो वो कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिनके अंतर्गत क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं भी प्राप्त होने वाली हैं। यानी जो रियल नंबर का जो सेट आर है उसका क्या है, उपसमुच्चय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसका सम्मिश्र संख्याओं की संख्याओं का जो समुच्चय होगा ना, उसका उपसमुच्चय हो जाएगा आर। यानी सभी वास्तविक संख्याएं क्या आएंगी, उसके अंतर्गत आने वाली हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है, इनका यूज़ हमको आवश्यकता पड़ी क्यों। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आपके पास संख्याओं के लिए, तो हमने अब तक जो भी पढ़ा आपके पास, तो हमने ये पढ़ा है कि जो नेगेटिव क्वांटिटी होता है उसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं होता है। हमने नंबर सिस्टम में अभी तक पढ़ा है कि जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्याओं के लिए तो वर्गमूल निकल जाता है आपके पास, रूट आपके पास। ठीक, पर ऋण संख्याओं के लिए आपके पास वर्गमूल यानी रूट निकालना पॉसिबल नहीं आपके पास है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले कई आपके पास भारतीय वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक ने भी कहा कि आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स के लिए उनका रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। यानी रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। ये पहले सोचा जाता था जब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा था। मतलब कहने का अर्थ है, यानी रूट-2, रूट-5, ये जो हैं इनका अस्तित्व नहीं होता, यानी ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, ऐसा कहा जाता है बस। ठीक, पर सबसे पहले जो आपके पास एक मैथमेटिशियन हुआ आपके पास है एल्बर्ट जिरार्ड। इन्होंने 1625 में सबसे पहले इसको स्वीकारा कि आपके पास, यानी आपके पास इन्होंने माना कि आपके पास क्या है, नेगेटिव संख्याओं का भी क्या है, वर्गमूल पॉसिबल है। इन्होंने आपके पास सबसे पहले बताया आपके पास एक, मतलब अपने एक इन्होंने एजम्पशंस टाइप में, या आप कह सकते हैं कि परिकल्पना ली कि आपके पास क्या है, वर्गमूल जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका वर्गमूल पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा आपके पास, पर जो वास्तविक रूप में आपके पास, इन्होंने तो केवल स्वीकार किया कि पॉसिबल है, पर जब हम बात करते हैं कि यूलर की, तो जो यूलर थे आपके पास, उन्होंने सबसे पहले जो नेगेटिव संख्याएं आपके पास है, इन्होंने 1728 में सबसे पहले -1 को डिनोटेड किया एक नए आपके पास, जो आपके पास क्या था, आपके पास एक सिंबल जिसको दिया -1 को एक सिंबल दिया, ग्रीक सिंबल जिसे कहते हैं आयटा। तो ये सबसे पहले हमको यूलर ने बताया कि आपके पास, तो यूलर ने हमको बताया कि आपके पास 1728 में कि -रूट को हम किससे निरूपित करेंगे, आयटा के द्वारा। और इस आयटा की मदद से हमने एक नया सिस्टम शुरू किया आपके पास नंबर्स का, वो कहलाया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी शुरुआत आपके पास सबसे पहले आपके पास की थी W.R. हैमिल्टन ने। ये थे आपके पास W.R. हैमिल्टन, जिन्होंने 1830 में इंट्रोडक्शन दिया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसका आपके पास इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और यानी आपके पास सबसे पहले इस आयटा का यूज़, जो यूलर ने हमको जिसका नॉलेज दिया आपके पास, इसको उसने कहा रूट-1 = आयटा, तो उसका यूज़ करते हुए W.R. हैमिल्टन ने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोड्यूस किया हमको, यानी हमको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसने आपके पास देखो उन्होंने बताया आपके पास कि जो सम्मिश्र संख्या होती है उसका निरूपण होता है कुछ इस प्रकार से। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होगा उसको डिनोट किया जाता है z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी के रूप में। ये इस प्रकार से आपके पास बताया गया कि आपके पास क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है, एक संख्या पद जो आपके पास नंबर सिस्टम था हम उसको बढ़ा रहे हैं, अब बढ़ा के कह रहे हैं विस्तार करके एक नई संख्या को निरूपित कर रहे हैं आपके पास, जो कि इस रूप में हो गया z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। जहाँ ठीक है आपके पास, जहाँ आपके पास आइटा तो आपको बता दें आपके पास वेयर आइटा इक्वल टू रूट -1, ये इस प्रकार से आपके पास है रूट -1, और ए और बी क्या है, दो कोई वास्तविक संख्याएं आपके पास, ठीक है, एंड ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो ये आपके पास इस प्रकार का जो निरूपण आपके पास संख्याओं का आया वो कहलाया आपके पास क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी संख्या जो z बराबर a प्लस आइटा बी के रूप में व्यक्त होती है वो कहलाती है आपके पास क्या, सम्मिश्र संख्या। जहाँ ध्यान देना a और b दोनों को वास्तविक संख्या होना है, ये वास्तविक संख्या, वास्तविक में आपके पास मालूम है सभी परमेय अपरमेय संख्या संख्या सभी आते हैं, और आइटा का इंट्रोडक्शन आपके पास है जहाँ आइटा इक्वल टू कितना था -√1, ये आपके पास है √-1, रूट के अंदर क्या आ रहा है -1, और इसका इंट्रोडक्शन हमको आइटा का इंट्रोडक्शन किसने दिया था, यूलर ने 1728 में, जो कि एक ग्रीक लेटर आइटा को द्वारा निरूपित किया था। तो ये आपके पास था। तो यानी कोई भी नंबर जो कि z बराबर a प्लस आइटा बी के रूप में व्यक्त हो उसे हम कहते हैं आपके पास क्या, आपके पास सम्मिश्र संख्या। ये आपके पास सम्मिश्र संख्या है जहाँ a और b कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, और आइटा आपके पास जो कि हमको यूलर ने 1728 में हमको दे दिया था कि आपके पास क्या है, आइटा इक्वल टू क्या होता है हमेशा √-1, यानी रूट के अंदर -1 आपके पास, ठीक। तो ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन आपके पास, ठीक। तो मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपके पास, देखें तो देखिए आपके पास मैं बता रहा हूँ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, यानी सम्मिश्र संख्या, हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो देखो पास एनी नंबर, यानी आपके पास एनी नंबर in the form of z इक्वल टू a प्लस आइटा बी, कोई भी संख्या जो z बराबर a प्लस आइटा बी के रूप में रिप्रेजेंट हो, इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू a प्लस आइटा बी, जहाँ आइटा इक्वल टू √-1, a एंड b आर रियल नंबर्स। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, पास इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमेशा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को निरूपित करता है आपके पास, ठीक है। तो a प्लस बी उसका आइटा बी क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है, ठीक है। तो अब z की जगह के कहीं कहीं पर आपके पास स्मॉल w हो सकता है, वो डिपेंड करता है, x हो सकता है, इस प्रकार, ठीक है। तो a प्लस आइटा बी के रूप में जो भी संख्या होगी वो हमें से क्या कहलाएगी, आपके पास सम्मिश्र संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो इसके दो पार्ट होते हैं। तो देखो पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के भाग आपके पास देखें। तो जो पार्ट्स की बात करूं तो जिसमें आइटा के साथ जो b है और जो a है वो आपके पास देखो, तो a कहलाता है आपके पास रियल पार्ट, क्या कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ z, जिसे निरूपित करते हैं REZ के द्वारा। ये देखिए आपके पास REZ के द्वारा निरूपित किया जाता है, ये आपके पास है रियल पार्ट, ठीक है, यानी आपके पास वास्तविक भाग, ठीक। और जो दूसरा भाग आपके पास है b, तो b आपके पास कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, ये कहलाता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी ये आपके पास है काल्पनिक भाग, इसे निरूपित करेंगे IMZ के द्वारा, ये है आपके पास। तो देखिए जो z इक्वल टू a प्लस आइटा बी में जो उसमें जो a है वो है उसका रियल पार्ट, और जो b है वो क्या कहलाता है इमेजिनरी पार्ट आपके पास, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके पास कहूँ, देखो तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा, अगर इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू 2 प्लस आइटा 5, ये इस प्रकार से है। तो अगर मैं पूछूं रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो वो हो जाएगा 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो वो कितना हो जाएगा 5, ये इस प्रकार से। और अगर आपके पास, ये तो पहला है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जाए z इक्वल टू 2 माइनस आइटा 3, मैंने कह दिया ये आपके पास। तो ध्यान देना आपके पास स्टैंडर्ड, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ये हो जाएगा 2 प्लस आइटा -3, ध्यान देना इसका,
कि हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी के रूप में है। तो आप अगर आपके पास सम्मिश्र संख्या दे रखा है 2 माइनस आइटा 3, तो पहले उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो हो जाएगा 2 प्लस आइटा माइनस 3। तो इस टाइम पर रियल पार्ट हो जाएगा z इक्वल टू 2 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा -3। इस चीज़ का ध्यान देना आपके पास, ये पहला आपके पास था, ये दूसरा। अगर इसी प्रकार से मैं कहूँ, अगर आपके पास z इक्वल टू है आइटा 3, केवल आइटा 3, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस आइटा 3। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो रियल पार्ट हो जाएगा इस केस में z का 0 और इमेजनरी पार्ट हो जाएगा z का 3। तो ये इस प्रकार से आपके पास था सम्मिश्र संख्या तो का उस इंट्रोडक्शन। तो देखिए आपके पास अगर सम्मिश्र संख्या की बात करें तो सम्मिश्र संख्या मतलब कोई भी संख्या जो z बराबर a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त की जाती है उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या, जहां आइटा तो हो जाएगा √-1, a और b दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब ध्यान देना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a प्लस आइटा b, ठीक है। तो a प्लस आइटा b में अगर नहीं है और कहते हैं, अब उसके बाद कह रहे हैं कि उसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट इस केस में a और इमेजनरी पार्ट क्या है b, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, a प्लस आइटा b के रूप में होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस वाले में ये था 2 माइनस आइटा 3, तो पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया, देखो a प्लस आइटा और b ये हो गया। तो रियल पार्ट हो जाएगा 2 और इमेजनरी पार्ट कितना 3। अब ये भी था आइटा 3, पहले इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा तो क्या कि उसमें a क्या है 0, 0 प्लस आइटा 3, तो रियल पार्ट हो गया 0 और आइटा जो इमेजनरी पार्ट हो कितना है 3। तो इस प्रकार से आपके पास ये था इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आपने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई भी संख्या जो a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त हो, z इक्वल टू ए प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त हो, जहां आइटा तो निरूपित करता है एक ग्रीक अक्षर आपके पास या सिंबल है आपके पास, जिसका अर्थ होता है आइटा इक्वल टू √-1, और a और b दोनों क्या, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर -3 था, इस केस में 5 था, ये a b आपके पास 2 5, यहाँ पर 2 और -3 और 0 और 3, तो ये रियल नंबर आपके पास हैं। अब मैंने कॉम्प्लेक्स की जब मैंने बात करी तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो के लिए ना 2 भाग होते हैं। कॉम्प्लेक्स संख्या के 2 भाग हैं। पहला भाग होता है रियल पार्ट, यानी आपके पास वास्तविक आपके पास भाग, ठीक, तो उसको हम कहते हैं a। ये जो a है इसमें z इक्वल टू ए प्लस आइटा b में जो a है वो कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, जिसे निरूपित करते हैं REZ के द्वारा, और जो b है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ z है, जिसे IMZ के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये आपके पास है, इस प्रकार से आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के पास। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे आपके पास, मतलब आपके पास वो समूचे के रूप में कैसे लिखा जाएगा आपके पास, तो मैं आपको बताता हूँ उसको। देखिए, तो जो हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को निरूपित करते हैं z इक्वल टू ए प्लस आइटा b, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। आइटा a और b के बारे में मैंने बता दिया, a और b कोई वास्तविक संख्याएं हैं, और आइटा क्या है, आइटा आपके पास है आइटा इक्वल टू √-1 होता है, ठीक। तो ये इस प्रकार से है। तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें उसकी कुछ विशिष्ट स्थितियां देखो आपके पास। इस केस में अगर f a इक्वल टू क्या हो जाए, थोड़ा ध्यान देना आपके पास, इस केस में अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो z इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस आइटा b, यानी केवल आइटा b बच रहा है, ठीक है, ये आपके पास बच रहा है। तो आप अगर गौर से देखो तो इसमें रियल पार्ट नहीं रहा है, केवल क्या रह गया है, इमेजनरी पार्ट रह गया है। यानी आपके पास क्या है, ये प्योर आपके पास इमेजनरी है, आपके पास प्योर इमेजनरी नंबर आपके पास, या पार्ट भी कह सकते हैं कि केवल क्या रह गया, उसका केवल क्या रह गया, काल्पनिक भाग रह गया आपके पास, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ आपके पास या इमेजनरी पार्ट कहो या नंबर रह गया है, केवल इमेजनरी पार्ट तो रह गया था, पर आपके पास क्या, हम कहेंगे इमेजनरी क्या हो गया, अब ये जब मैंने उसको इसके साथ जोड़ दिया आइटा के साथ, वैसे b तो इमेजनरी पार्ट है, पर आइटा से जोड़े तो एक ये इमेजनरी नंबर हो गया, ठीक। दूसरी स्थिति, इफ b इक्वल टू 0, अगर b इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आइटा 0, और आपके पास 0 के गुण के अनुसार केवल a बच रहा है। तो आपके पास केवल क्या बच रहा है, एक रियल पार्ट, मतलब क्या मिल रहा है, इस केस में z जो है सम्मिश्र संख्या क्या हो गई, एक प्योर रियल नंबर रह गया। देखिए, जब a इक्वल टू 0 है तो मुझे जो सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी केवल क्या मिलेगी, एक काल्पनिक संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है। किसके रूप में प्राप्त हो रही है, काल्पनिक संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं प्योर इमेजनरी नंबर आपके पास, ठीक। जबकि अगर b इक्वल टू 0 तो मुझे केवल a के रूप में मिल रहा है z इक्वल टू, जो कि क्या है, प्योर रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। तो इस केस में मैं कहूँ कि आपके पास
कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होगा, तो देखो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल सी के द्वारा। क्या आएगा? कैपिटल सी। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी है तो सी में आएंगे क्या, तो देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और काल्पनिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो सम्मिश्र संख्याओं का क्या होने वाले हैं? उप समुच्चय होने वाले। यानी आपके पास कि जो रियल आपके पास जो नंबर थे, देखो रियल नंबर्स जो होंगे वो भी बिलोंग्स टू सी होंगे, और जो इमेजिनरी नंबर होंगे, जो इमेजिनरी नंबर होने वाले हैं वो भी क्या होंगे? बिलोंग्स टू सी ही होने वाला। मतलब कहने का अर्थ है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय जो है दोनों के दोनों क्या होने वाला है? सम्मिश्र संख्याओं के उप समुच्चय। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो अब आपके पास यूनिवर्सल सेट का काम कौन करने वाला है? सी आपके पास। यानी आपके पास अब आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपके पास मिल गया है। तो एक चीज़ का ध्यान देना, अब आपके पास यूनिवर्सल सेट फॉर सिस्टम ऑफ नंबर्स, सिस्टम ऑफ नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन करने वाला है? अब सी करने वाला है, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाला है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, हमने पढ़े अब इससे पहले पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट कौन होता है। आपने पढ़ा कि भाई रियल नंबर का सेट होता है यूनिवर्सल सेट, इससे पहले जितना भी हमने सेट्स में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि जितने भी चाहे वो आपके पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो, पूर्णांकों का समुच्चय हो या परमेय संख्याओं का समुच्चय हो, सबके सभी अवयव सब किसी उपसमुच्चय होते हैं आर के। पर मुझे यहाँ पर पता चला कि आर भी किसका उपसमुच्चय है? सी का उपसमुच्चय है। तो इसका अर्थ क्या है? अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट कौन का काम कौन करेगा? आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब आपके पास है कि सम्मिश्र संख्याएं इक्वल कब होंगी, यानी आपके पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मैं बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो देखिए आपके पास तो इक्वल कब कहलाएगी उसके लिए देखो पास, मान लो कि दो सम्मिश्र संख्याएं दी हुई हैं आपके पास। देखो इफ z1 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी और z2 इक्वल टू सी प्लस आइटा डी आर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आपके पास दिए हुए नंबर्स हैं, ये आपके पास मान ले कि ठीक है, देन दे आर इक्वल, दे आर इक्वल मतलब वो क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे, यानी समान कहेंगे। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z1 इक्वल टू z2, दोनों के दोनों सम्मिश्र संख्याएं इक्वल कहलाएंगी। उसके लिए अनिवार्य रूप से दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब ये होनी चाहिए कंडीशन इफ एंड ओनली इफ, पहला केस रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। इसका अर्थ है इस केस में क्या होगा, यानी a इक्वल टू क्या होना चाहिए? c। दूसरा केस दोनों ही होना चाहिए, केवल ऐसे नहीं, रियल पार्ट भी इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, यानी इसका अर्थ हो गया कि b इक्वल टू क्या होगा? d। तो ध्यान देना कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल क्या होंगे? इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल्स एंड इमेजिनरी पार्ट पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। ध्यान देना कि दोनों ही होना चाहिए आपके पास, रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए आपके पास। ठीक है, यानी आपके पास सिंपल सा पास हो गया कि दो कंडीशन क्या होगी आपके पास? एंड की स्थिति आ रही है और नहीं आपके पास, मतलब हिंदी वाला आपके पास जो वो है ना, और वो आपके पास ये भी हो, रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो तब जाके क्या कहलाएंगे आपके पास कि आपके पास क्या है? सम्मिश्र संख्याएं क्या है? इक्वल है। तो उदाहरण के लिए रूप मैंने कहा z1 इक्वल टू है 2 प्लस आइटा y और z2 इक्वल टू है x प्लस आइटा 3। इस प्रकार से कि z1 इक्वल टू क्या है? z2। तो फाइंड करना है x एंड y। अब थोड़ा ध्यान देना, आपके पास दो सम्मिश्र संख्याएं हैं z1
और Z2। Z1 था 2 प्लस आइटा वाई और Z2 है x प्लस आइटा 3। और आपको कह दिया गया है कि दोनों के दोनों बराबर हैं, तो एक्स वाई का मान निकालें। तो देखो इफ Z1 इक्वल टू Z2 यानी सिंपली हो जाएगा 2 प्लस आइटा वाई इक्वल टू एक्स प्लस आइटा 3। अब मुझे बता दिया गया कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो यानी इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका रियल पार्ट Z1 का रियल पार्ट है 2 और इसका रियल पार्ट कितना है x, तो यानी x बराबर कितना हो गया 2। और इसी प्रकार से यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है y और इधर इमेजिनरी पार्ट है 3। तो ये आपके पास सिंपली आपके पास क्या मिल गया, x और y के मान प्राप्त हो गए आपके पास। ठीक, अब आपके पास देखो एक एग्जाम्पल और आपके पास ये दो सम्मिश्र संख्याएं इक्वल दी हुई हैं, ये Z1 और ये Z2 है, और आपको x y का मान निकालना। देखो सॉल्यूशन देखें, मान लो आपके पास ये जो है Z1 इक्वल टू था 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई। ये तो Z1 है, इसको मैंने Z1 मान लिया, और Z2 को मान लिया 3 प्लस आइटा माइनस 6। तो ये दो आपके पास सम्मिश्र संख्याएं हैं और दोनों इक्वल दिए गए हैं। देखो एज Z1 इक्वल टू क्या है Z2, ये मुझे दे दिया गया ये किसके बराबर है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, आपको मालूम है रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो अगर मैं कहूँ रियल पार्ट ऑफ Z1 है तो ये वो कितना है 4x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना है 3। तो मुझे एक इक्वेशन ये प्राप्त हो गया। देखिए रियल पार्ट ऑफ अगर मैं Z1 की बात करूँ तो ये है रियल पार्ट आइटा से पहले वाला, ठीक, और यहाँ क्या है 3। तो ये आपके पास हो गया। इसके अतिरिक्त इमेजिनरी पार्ट भी क्या होना चाहिए इक्वल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो उससे आपके पास इक्वेशन मिलेगा। देखो उसका इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस वाई और उस दूसरे वाले का इमेजिनरी पार्ट है -6। तो मुझे ये दो मान मिले हैं आपके पास, ठीक। तो इसकी मदद से x और y का मान निकालना है। तो देखो सिंपली है, पहले इक्वेशन से डायरेक्ट मिल रहा है आपके पास फ्रॉम फर्स्ट, x बराबर क्या मिल जाएगा 3/4। तो x का मान कितना मिल गया 3/4 प्राप्त हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार से अब ये वैल्यू मैं रख दूंगा इसमें, पुट x इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इसको मैं यहाँ रखूँगा, तो ये देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। तो ये हो रहा है 9/4 प्लस 6 इक्वल टू वाई, और जब सॉल्व करें तो वाई का मान भी मिल जा रहा है आपके पास 33/4। तो आप इजीली अगर कह दिया जाए कि दो इमेजिनरी संख्याएं बराबर हैं, यानी सॉरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, और आपको उसमें आने वाले जो अननोन क्वांटिटी है, चाहे वो x y है चाहे a b जो भी है, वो ज्ञात करना है, तो हमें उसका गुण यूज करना होगा इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का। और गुण है आपके पास कि आपके पास दो सम्मिश्र संख्याएं समान होती हैं जब उनके रियल पार्ट इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हों। तो उसकी मदद से मैंने यहाँ पर दो समीकरण टाइप के बने। तो एक से पहले वाले से तो x का मान मिल गया, और उसका मान जब मैंने दूसरे समीकरण में रखा तो मुझे y का मान भी प्राप्त हो गया आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब आपके पास है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई नाम बता रहा है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कब होगा, तो उसके लिए आपके पास वो सिंपल सा है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आइटा b इज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इफ, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये जीरो तब कहलाएगा जब इसका रियल पार्ट भी क्या हो जाए, वो भी जीरो, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू ऑल्सो जीरो। यानी आपके पास रियल पार्ट भी जीरो हो जाए और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, तो यानी आपके पास यानी z इक्वल टू होना चाहिए जीरो प्लस आइटा जीरो, यानी सिंपली जीरो। तो ये है आपके पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से पता चल रहा है उसमें रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा, ठीक। तो ये तो सिंपल सा था आपके पास। अब मैं जो बता रहा हूँ वो आपके पास है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब थोड़ा सा ध्यान देना आपके पास। अब जो मैं बता रहा हूँ वो है कॉन्जुगेट, जिसे क्या कहते हैं संयुग्मी। हिंदी में इसे कहते हैं संयुग्मी।
कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया, संयुग्मी। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास देखो, अगर आपके पास सम्मिश्र संख्या दी है z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, इफ z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, ठीक है, तो देन इट्स कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका जो कॉन्जुगेट जो होगा ना वो रिप्रेजेंट किया जाएगा z बार के द्वारा, इसके ऊपर क्या रहेगा z बार, और वो कुछ और नहीं पता क्या होगा, बस यहाँ प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे z बार, और ये इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस आइटा बी द्वारा निरूपित किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये अगर यानी z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार इक्वल टू ए माइनस आइटा बी, जो कि क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी क्या होने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने वाला है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों, क्योंकि मैं a प्लस आइटा बी को, ये जो a माइनस आइटा बी ना उसको भी a प्लस आइटा बी के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ इजीली, ठीक। तो आपके पास ये है, और अगर ये सम्मिश्र संख्या होता तो इसका कॉन्जुगेट कौन हो जाता, ये हो जाता। तो ये एक दूसरे के क्या है आपके पास, पूरक आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालना है जो कि a प्लस आइटा बी के रूप में है, तो आपके पास z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा बी आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है कॉन्जुगेट। अब निकालते थे तो क्या होगा, एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा अगर z इक्वल टू 2 प्लस आइटा 3 है तो इसके लिए z बार इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस आइटा 3। ये तो एग्जाम्पल पहला है, इसका संयुग्म में ये हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा अगर z इक्वल टू 2 माइनस आइटा 5 है, अब थोड़ा ध्यान देना, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब z इक्वल टू रहा होगा 2 प्लस आइटा माइनस 5, यही रहा होगा। अब इसका कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, बीच में माइनस लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए, तो इम्प्लाइज दैट z बार इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस आइटा माइनस 5। भाई हम क्या करते क्या है, अगर a प्लस आइटा b के रूप में है तो क्या होता है a माइनस आइटा b, यहाँ पर था a, ये a है और b के रूप में माइनस 5 है, तो जब ये हो रहा है a प्लस, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है a 2 माइनस आइटा 5 ना, यानी 2 प्लस आइटा माइनस 5 था, तो उसका जो कॉन्जुगेट है उसमें क्या आएगा, प्लस की जगह पे माइनस, पर जब सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस का प्लस आइटा 5। तो देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन का चेंज हो गया आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, तो ये इस प्रकार से आप इसको ईजिली आप समझ सकते हो आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडिशन, ठीक, कि किस प्रकार से मैंने दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे आपके पास, और आपके पास एग्जाम्पल्स उसके और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। पर इससे पहले कि आपके पास ये वीडियो समाप्त हो, उससे पहले मैं आपको ना आइटा की घातों में क्या हो जाए, अगर घात कर दी जाए तो क्या होने वाला है, देखिए एक बार। तो हमने पढ़ा आपके पास सम्मिश्र संख्या में, सम्मिश्र संख्या का जो आपके पास है उसका निरूपण है a प्लस आइटा b। तो आइटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले इसको काल्पनिक संख्याओं के लिए जो आइटा का यूज़ किया गया था ना, वो सबसे पहले किया था यूलर ने, ठीक है। तो यूलर ने आपके पास 1748 में सबसे पहले आपके पास √-1 को आइटा द्वारा निरूपित किया, जो कि क्या है, एक ग्रीक सिंबल है, आइटा द्वारा निरूपित किया था, ठीक है। अब मैं इस आइटा की घात के लिए बात कर रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, देखो इफ आइटा इक्वल टू अगर √-1 है तो मैं कहूँ अगर आइटा स्क्वायर बताइए, मतलब आइटा इंटू आइटा, तो आपको मालूम है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1। तो आइटा का स्क्वायर में से क्या होता है, -1। अगर मैं कहता आइटा क्यूब कर दिया जाए, मतलब आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, और आइटा का स्क्वायर है -1 इंटू आइटा यानी माइनस आइटा। अब थोड़ा ध्यान देना, आइटा तो हो गया माइनस, ये √-1, आइटा स्क्वायर हो गया -1, और आइटा क्यूब करें तो ये इस प्रकार से माइनस आइटा। अगर मैं कहूँ आइटा की पावर 4 कर दीजिए, मतलब आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर था -1 इंटू -1 इक्वल टू 1।
तो मुझे प्राप्त हुआ आइटा की पावर 4 इक्वल टू, में से क्या प्राप्त होती है 1। तो इसका मैं यूज़ करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होने वाला, देखिए कि आइटा की पावर 4 हो या 4 का कोई गुणज हो जाए। ध्यान देना कि 4 का कोई क्या हो जाए, गुणज आपके पास, मतलब किस प्रकार से आइटा की पावर क्या हो जाए 4 के 4 का गुणज, तो यह में से क्या होगा 1 प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है 1। और अगर इसी प्रकार से ये पहला हो गया, ठीक। अगर मैं कहूँ आइटा की पावर 4 के प्लस 1 होता, तो ये होता आइटा की पावर 4 के इंटू आइटा, यानी आपके पास ये तो 1 हो जाता और केवल के बचता 1 इंटू आइटा, यानी केवल आइटा प्राप्त हो रहा है। तो आइटा की पावर 4 के प्लस 1 तो ये, ठीक। तीसरा, अगर आइटा की पावर 4 के प्लस 2 प्राप्त होगा, यानी आइटा की पावर 4 के इंटू आइटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो होती है 1 और आइटा का स्क्वायर आपने अभी निकालते कितना, देखिए आइटा स्क्वायर कितना -1, तो कितना प्राप्त होगा -1, ठीक। और तीसरा के बाद देखो चौथा, आइटा की पावर 4 के प्लस 3 होगा, तो आइटा की पावर 4 के इंटू आइटा क्यूब, तो आइटा की पावर 4 के तो हो जाएगा 1 और ये होता है आपके पास आइटा क्यूब आपने निकाला कितना है माइनस आइटा, तो क्या प्राप्त होता माइनस आइटा। तो आपके पास देखिए आइटा की पावर जो अगर 4 के गुणज में है, तो हम कोशिश करेंगे आइटा की पावर कुछ भी हो उसको 4 के गुणज में व्यक्त करेंगे और उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो अब जैसे ये है, इसमें सिंप्लीफाई करना आइटा की पावर 9 को, तो हम क्या करेंगे, इसको आइटा की पावर 4 के गुणज और एक कांस्टेंट के रूप में व्यक्त करेंगे नंबर के सिस्टम में। ये मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 2 8 प्लस 1 9, तो 4 के गुणज में मैंने व्यक्त किया तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा आइटा की पावर 1। तो आपको मालूम है 4 आइटा की पावर 4 के इक्वल टू क्या होता है हमेशा 1, तो आइटा की पावर 4 के ये तो हो जाएगा 1 और यहाँ क्या बचेगा केवल आइटा, तो ये हो रहा है 1 इंटू आइटा, यानी आइटा की पावर 9 इक्वल टू क्या मिल रहा है, केवल आइटा प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आपके पास और क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा आइटा की पावर 15, तो मैं लिखूंगा इसको आइटा 4 के गुणज 4 गुणा 3 12 और प्लस 3 के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये हो जाएगा आइटा की पावर 4 इंटू 3 इंटू आइटा की पावर 3। तो आपको मालूम है आइटा की पावर 4 का गुणज होता है तो होता है 1 और ये रह जाएगा केवल आइटा क्यूब, और आइटा क्यूब का भी मान आपको बता दिया गया है माइनस आइटा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस आइटा यानी माइनस आइटा। तो इस प्रकार से आइटा की पावर को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने आज आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, उसका संयुग्म कैसे निकालते हैं और उसका रियल पार्ट उसका इमेजिनरी पार्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास बताने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आपके पास, ठीक। ओके।